आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौसम, जलवायु और कृषि जलवायु खंड के बारे में। तो देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान के जनक कौन है। तो जिसका राइट आंसर है वो है DL वालिया। अपन देख सकते हैं। आगे देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान के जनक। अगर भारतीय मौसम विज्ञान के जनक आपको पूछा जाए तो वो होता है LA रामदास। जलवायु विज्ञान के जनक आपसे पूछा जाए तो वो होता है कोपेन। ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं जैसे वेदर, क्लाइमेट, मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। आप इसके हिंदी वर्ड भी देख सकते हैं, मौसम, जलवायु, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान। ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके ग्रीक वर्ड्स हैं, याद रखें आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं एक अपवाद टाइप आपको मैं बता दूं, मानसून जो शब्द है ये आपके अरबी वर्ड है। ठीक है ना, ये पहले मैंने आपको बता रखा है। आगे देखते हैं वायुमंडल में CO2 कितनी होती है भाई। ये भी एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा होती है या सांद्रता होती है वो कितने % होती है। तो 0.03% और ppm में पूछा जाए तो 300 ppm ये हो जाती है। ठीक है ना। मृदा वायु में आप CO2 की जो सांद्रता पूछें तो वो हो जाती है 0.3% और ppm में जो पूछें वो हो जाती है 3000 ppm। अब यहाँ संबंध आपको ये पूछा जाता है कि जैसे वायुमंडल से जो है मृदा में जो CO2 की सांद्रता होती है वो कितने % ज़्यादा होती है। तो वो आप याद रखें वो 10% ज़्यादा होती है। ठीक है ना, 10% ज़्यादा आपके मृदा में पाई जाती है, ये याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं एक चार्ट बना रखा है। इसमें आपके जो मंडल होते हैं जैसे क्षौमंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ताप मंडल हो गया, इनमें क्या क्या जो है क्रियाएँ होती है और इसमें क्या क्या जो है अपने लिए महत्वपूर्ण है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण भी मंडल है क्षौमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई के बारे में अपन बात करें तो ये होती है 0 से 18 किलोमीटर। आपकी पृथ्वी सतह से 18 किलोमीटर तो क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, जिसे बोलते हैं क्षौमंडल। इसमें दैनिक क्रियाएँ होती है। ठीक है ना, दैनिक क्रियाएँ संबंधित अगर कोई मंडल है तो वो कौन सा है, क्षौमंडल है। बादल और बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना जो है आपकी कौन से मंडल से संबंधित है, तो क्षौमंडल से संबंधित है। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्षौमंडल की जो ऊपरली जो परत होती है, ऊपर की जो परत होती है ना, वो जो होती है वो आपके ट्रोपोफोज कहलाती है। कौन सी कहलाती है, ट्रोपोफोज। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है वो होता है आपकी जो है समताप मंडल जिसे हम कहते हैं। इसकी जो ऊपर वाली परत होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर जो है स्ट्रेप्टोपोज। क्या है, स्ट्रेप्टोपोज अपन इसको कहते हैं। और इस मंडल को अपन ओजोन परत भी कहते हैं। ठीक है ना, ओजोन परत इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे आज आपके ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ये याद रखें आप। तो ठीक है ना। और इस मंडल में जो आपके फोटोकेमिकल अभिक्रियाएँ होती है ये भी आप याद रखेंगे। फोटोकेमिकल अगर अभिक्रियाएँ पूछी जाए तो कौन से मंडल में होती है, ये आपके समताप मंडल में होती है। ठीक है, ऊपर वाली परत आपको पता ही है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोपोज कहते हैं। ठीक है। आगे आता है मीजोस्फीयर जिसे बोलते हैं मध्य मंडल। तो इसमें कोई महत्वपूर्ण कोई घटनाएं होती नहीं है। इसके बाद आता है ताप मंडल जिसे बोलते हैं थर्मोस्फीयर। इसके अपन आयन मंडल भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ अपन बात करेंगे अब ताप की। ये पूछा जाता है कि जैसे क्षौमंडल है उसमें ताप घटता है कि बढ़ता है। तो ये जो मैं साइन बता रहा हूँ आपको, ये घटने का है, झुका हुआ है आपकी जो है लेफ़्ट साइड में। अगर राइट साइड में अगर जा रहा है तो इसका मतलब बढ़ रहा है। तो क्षौमंडल में तो घटता है और आपके जो है समताप मंडल में बढ़ता है, फिर मध्य मंडल में घटता है, फिर जो ताप मंडल में बढ़ता है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं अपन लैप्स रेट की। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो AA हो, सुपरवाइज़र हो, जेट हो, सारी जो एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उसमें से यहाँ से क्वेश्चन आता है लैप्स रेट से। आप लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे ना तो जो है तापमान में जो गिरावट आती है उसको अपन क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। तो अगर हम पर किलोमीटर की बात करें तो ये 6.5 सेल्सियस की कमी आ जाती है। 1 किलोमीटर अगर अपन ऊपर जाएंगे ना तो उसमें जो गिरावट आएगी टेम्परेचर में वो आएगी 6.5 सेल्सियस की। ठीक है ना। अगर इसको 1000 फीट में, अगर अभी 2022 में ARO का जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया कि 1000 फीट पर 1000 फीट में कितनी जो है टेम्परेचर की गिरावट आती है। तो वो आती है 3.5 फ़ारेनहाइट की। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं सोलर विकिरण को मापने का यंत्र क्या है। जो सॉइल विकिरण होती है, सॉइल विकिरण को मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, तो पायरेनोमीटर अपन
यूज़ करते हैं सोलर विकिरण के लिए, ठीक है ना। एल्बेडो क्या होता है? एल्बेडो जो है प्रकाश परावर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? एल्बेडो कहते हैं। और जो ये सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक जो होता है ये हिमपात का होता है, और जो कम होता है वो चारकोल का होता है। एल्बेडो मतलब है जैसे प्रकाश की कोई जो है किरणें अपने पृथ्वी पे आई, उसको वापस जो है परावर्तित करने की जो क्रिया होती है वो एल्बेडो होती है। और जो हिमपात होती है जैसे मतलब बर्फ़ होती है वो उसको तुरंत जो है परावर्तित कर देती है, इसलिए हिम का ज़्यादा होता है। और चारकोल क्या है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसका कम होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दिन में न्यूनतम तापमान कब होगा? दिन में न्यूनतम तापमान कब होगा? तो अगर आप मॉर्निंग में सुबह 4 बजे देखेंगे तो न्यूनतम तापमान यहीं होता है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो आपके 2 PM मतलब दिन के 2 बजे जो अगर देखोगे आप तो उसमें सर्वाधिक आपके टेम्परेचर दिखेगा। आगे देखते हैं, न्यूनतम तापमापी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूनतम तापमापी में उसके जो अंक लिखे हुए हैं तो वो कितने से कितने लिखा होता है? तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस से प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो उस पर अंकित होते हैं अंक, और इसमें जो बड़ा होता है वो एल्कोहल बड़ा होता है, ठीक है ना। दूसरी बात करें अधिकतम तापमापी की, तो अधिकतम तापमापी में जो अंक जो है अंकित होते हैं वो होते हैं -35 डिग्री सेल्सियस से प्लस 55 डिग्री सेल्सियस, उसमें अंकित होते हैं, और उसमें पारा या मरकरी भरी होती है आपके अधिकतम तापमापी में। तापमानीय ताप मापी है, ठीक है ना, ताप मापी। आगे देखते हैं, मृदा तापमान को किससे मापते हैं? तो मृदा तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल का यूज होता है, याद रखें थर्मोकपल। आगे देखते हैं, रबी की फसलों का बेस तापमान कितना होता है? रबी की फसलों का बेस तापमान होता है 4 डिग्री। अगर हम वीट की बात करें, गेहूं की बात करें तो उसका क्या होता है 4.5। आगे देखते हैं, खरीफ की जो फसलें होती है उसका बेस जो टेम्परेचर कितना होता है? तो वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप याद रख सकते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको अपन को सेल्सियस में बदलना है, या सेल्सियस को अपन फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और इसको सोल्व करके अपन शॉर्टकट में देखें तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर किसी डिजिट को अपन को बदलना है तो 1.8 से आप सेल्सियस को गुणा कर दो और 32 उसमें जोड़ दो तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एब्सोल्यूट जो जीरो होता है उसका मान क्या होता है? अगर -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपके केल्विन के बराबर होता है, उसे हम एब्सोल्यूट जो है जीरो कहते हैं, ठीक है ना। अगर -40, आगे देखते हैं, -40 डिग्री अगर कोई टेम्परेचर है तो उसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं आपके -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वायु की गति को अगर वो मापना है तो वो आपके वायु की गति भी देख लो या वायु की वेग अगर देख लो, इसको मापने के लिए अपन यूज करते हैं एनीमोमीटर, ठीक है ना। एक इंस्ट्रूमेंट आता है एनीमोमीटर, ठीक है। वायु की दिशा मापने के लिए किसका यूज होता है? तो विंड वेन का होता है। जल घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है, ठीक है ना, जिसको अपन बार और पास्कल में अपन जो है उसको मापते हैं, और एक बार बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है ना, बार, ठीक है ना। सापेक्ष या रिलेटिव अगर हम आर्द्रता देखें तो इसकी इकाई की अगर बात करें तो वो होती है प्रतिशत में, और जो कृषि के लिए जो दृष्टि है जो सबसे महत्वपूर्ण जो आर्द्रता है वो रिलेटिव आर्द्रता ही है, आप याद रखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता ही है, ठीक है ना। ईटी इवोपोट्रांसपिरेशन को मापने के लिए जो चीज़ आती है उसको अपन कहते हैं USWB, जिसे अपन कहते हैं खुला पान एवोपोमीटर, ठीक है ना, ये भी याद रखें। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। रेनी डे, रेनी डे क्या जिसे बोलते हैं बरसाती दिन। अगर 24 घंटे में 2.5 mm से वर्षा हो, 2.5 mm वर्षा हुई हो या इससे अधिक अगर वर्षा हुई हो तो वो तो होगा आपका रेनी डे, ठीक है ना, 24 घंटे में। अगर क्रॉप रेनी डे की अगर हम बात करें, फसल बरसाती दिन की अगर बात करें, तो 24 घंटे में अगर 5 mm या इससे अधिक अगर वर्षा हुई हो तो वो क्या कहलाएगा? आपके क्रॉप रेनी डे कहलाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कृत्रिम वर्षा। अगर हम कृत्रिम वर्षा की बात करें तो AGI ठंडे बादलों के लिए यूज होगा, और NaCl आपके गर्म बादलों के लिए यूज होगा। अगर हम ठंडे बादलों से अगर वर्षा करा रहे हैं तो IGA का प्रयोग होगा, अगर गर्म बादलों से अगर वर्षा करा रहे हैं तो NaCl का यूज होगा। आगे बात करते हैं अम्लीय वर्षा का। एसिडिक रेंज जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसका pH पूछा जाता है, तो उसके pH जो होता है वो 4 होता है, और गैसें जो उत्तरदायी होती है उसमें SO2 और NO2 होती है। अगर SO2 से जो अम्ल बनता है वो तो H2SO4 हो गया, और NO2 से अगर अम्ल बनेगा वो HNO3 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आपकी एसिड रेन होती है उसमें आपके ये यूज होते हैं अम्ल। आगे देखते हैं, बादलों का अध्ययन। बादलों का अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं निम्फोलॉजी, ये याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया भी है।
अगर हम बादलों की बात करें कि किस किस प्रकार के बादल अपने यहाँ हैं, तो अपन देखते हैं सिरस, पहला बादल है सिरस, जिसे हम बोलते हैं तीतरपंखी बादल, ठीक है ना। दूसरी बात करें कुमुलस, कुमुलस की बात करें तो वो कपासी बादल होता है। और निम्बो स्ट्रेटस की बात करें तो वो होता है आपके बरसाती बादल, आपके जो वर्षा कराने वाले बादल होते हैं वो होते हैं निम्बो स्ट्रेटस। आगे बात करें कुमुलोनिम्बस, आगे जो चौथा है वो है कुमुलोनिम्बस, जो बिजली व बादलों को कड़कने का जो है जो संबंधित जो बादल है वो कुमुलोनिम्बस है। आगे देखते हैं स्टेटस, स्टेटस की बात करें तो वो बौछार करने वाले, ट्रिंजल करने वाले जो है बादल होते हैं वो आपके स्टेटस हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वायुमंडलीय रेखाएं, आपकी वायुमंडलीय रेखाएं पूछी जाती है इसमें, तो वो क्या होती है, जैसे आइसोबार है, तो आइसोबार में आप क्या देखेंगे, समान वायु दाब को मापने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, आपकी आइसोबार कहलाती है। तो वायु आपके वायुमंडलीय दाब से संबंधित अगर कोई पूछा जाए तो कौन सा होगा, आइसोबार होगा। अगर आगे बात करें आइसोथर्म, थर्म से पता चल रहा है कि टेम्परेचर से संबंधित है, तो ये तापमान समान वायुमंडल में जो है समान ताप को मापने की जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, आइसोथर्म कहलाती है, ठीक है ना। आइसोटेज की बात करें, आइसोटेज या टच की बात करें तो वायु गति को मापने वाली समान रेखाएं होती है, उसको हम आइसोटेज कहते हैं। आइसोनेपस की अगर बात कर लें तो वह है बादलों को मापने, बादलों की मात्रा को समान जो रेखाएं मिलाती है उसको अपन कहते हैं आइसोनेपस। आगे देखते हैं आइसोहाइट, आइसोहाइट की अगर बात करें तो वो होती है वर्षा की मात्रा को मापने वाली समान मापने वाली रेखाएं जो होती है उनको अपन देखते हैं, वो होती है आइसोहाइट। आगे देखते हैं हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात कर लें तो वो है आपके जो दी हुई है वो दी हुई है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा ये लगा देता हूँ मैं। देखते हैं मात्रा की अगर हम बात करें तो अगर मात्रा के आधार पे ग्रीन हाउस गैस देखें तो वो आपकी देखते हैं सबसे ज़्यादा जो होती है वो CO2 होती है, फिर उसके बाद CH4 होती है जिसे मीथेन कहते हैं, CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2 होती है, ठीक है। मात्रा के आधार पे अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, CO2 होती है। अगर नुकसान कौन करती है तो उसमें आता है आपकी CFC, NO2, CH4, CO2। अगर नुकसान की बात करें तो आपके सर्वाधिक नुकसान पहुँचाती है CFC, और मात्रा सबसे ज़्यादा किसकी होती है तो CO2 की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं नोट में क्या है, विंड वेन एनीमोमीटर की मृदा स्तर से ऊंचाई, अगर हम विंड वेन लगा रहे हैं या एनीमोमीटर लगा रहे हैं उसकी जो है मृदा स्तर से ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है आपके 10 फीट या 3 मीटर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब एक टॉपिक नया है, वो क्या है, कृषि जलवायु खंड, जिसे अपन बोलते हैं एग्री क्लाइमेटिक जोन, ठीक है ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में जलवायु खंड कितने हैं, तो वो कितने हैं आपकी प्लानिंग कमीशन के अनुसार, तो वो 15 है। और बात करें कि जो राजस्थान आता है वो कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है, तो आपके अधिकांश जो राजस्थान आता है वो क्लाइमेटिक जोन 14 में आता है। आगे देखते हैं NARP व ICAR के अनुसार आपके कितने क्लाइमेटिक जोन हैं, तो वो है 129 या 131 मान सकते हैं। और इकोलॉजी जोन की अगर बात करें तो वो है आपके 8, ठीक है ना। और NARP का अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगी, उसके आधार ये ICAR का अगर माने तो ये होता है, ठीक है ना। आगे बात करें NBSSLUP के अनुसार आपके इकोलॉजिक जोन कितने, तो वो है 21। अगर अपन यहाँ बात करें NBSSLUP की तो ये होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, और इसका जो मुख्यालय है ये आपके नागपुर में है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं राजस्थान में कृषि जलवायु खंड की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 10, ये आपको सबको पता है और ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा होता है, सबसे बड़ा जलवायु खंड वो पश्चिम सी है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 7.70 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। सबसे बड़ा तो पश्चिम सी है। और सबसे छोटे की बात करें तो वो कौन सा है, 4th B है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 1.72 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। अपन विस्तार से बात कर लेते हैं जलवायु खंड की। ये जो मैं कटिंग बता रहा हूँ ये है 12th बुक, एग्रीकल्चर की जो 12th बुक है उसमें से ये ली गई है और ऑथेंटिक है एकदम। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ए को बोलते हैं शुष्क कृषि मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और वर्षा की बात करें तो आपकी होता है 100 से 300। और ज़िले की बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर, चूरू ये आपके ज़िले इसमें आ जाते हैं। और बोई जाने वाली फसलें जो है
वो खरीफ दालें, गंवार, चना, गेहूँ, तिल, सरसों और बाजरा। ठीक है ना। आगे देखते हैं पस्ट बी। पस्ट ए में तो शुष्क पश्चिमी क्षेत्र आते हैं और पस्ट बी में अगर बात करें तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश। ठीक है ना। और इसमें वर्षा भी वही है 100 से 300 और ज़िले आते हैं श्रीगंगानगर और आपके हनुमानगढ़। तो पस्ट बी की बात करें जहाँ सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आते हैं तो आपके जैसे वहाँ इंदिरा गांधी नहर है तो इसलिए उसको सिंचित बोला जाता है, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और इसकी अगर फसलें की बात करें तो जीरा, गेहूँ, गन्ना, इसबगोल, गंवार, सरसों, बाजरा, खरीफ दालें और धान आपके इसमें आ जाते हैं। आगे देखते हैं पस्ट सी। पस्ट सी है अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। तो इसमें जो वर्षा होती है वो आपके 100 से 300 और इसमें ज़िले आएंगे वो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू की 4 तहसीलें जो है आपकी पस्ट सी में आती है। और इस यहाँ अगर फसल की बात करें तो कपास, बाजरा, जवार, खरीफ दालें, गेहूँ, सरसों और तिल। ठीक है ना। आगे देखते हैं सेकंड ए। अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जो आता है वो आता है आपके सेकंड ए में। और इसकी बात करें तो इसमें जो वर्षा होती है वो 300 से 500 हो जाती है। और ज़िलों की बात करें तो वह है नागौर, झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू। ठीक है। और फसलों की बात करें इसमें तो वह है बाजरा, तिल, सरसों, गेहूँ, जवार, खरीफ दालें। ठीक है ना। आगे देखते हैं सेकंड बी। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र ये आता है सेकंड बी में। और वर्षा की मात्रा जो आती है इसमें 300 से 500 और इसमें जो ज़िले आते हैं वो पश्चिमी सिरोही, पूर्वी जोधपुर, पाली और जालौर। अगर फसलों की बात कर लें तो वह है गेहूँ, बाजरा, चना, सरसों, तोरिया, मक्का, गन्ना, मूंगफली, कपास। ठीक है ना। आगे देखते हैं थर्ड ए। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। थर्ड ए में कौन सा आता है? अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें वर्षा होता है 500 से 600। अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा ज़िले का कुछ भाग इसमें आ जाता है। और इसमें जो फसलें होती है वो गेहूँ, बाजरा, मूंगफली, चंवड़ा, सरसों, चना, जौ, जवार। ठीक है। आपके सेकंड ए में आते हैं, याद रखेंगे। सेकंड बी की बात करें तो बी से अपन बाढ़ याद रख सकते हैं। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें वर्षा होती है 500 से 600 और ज़िले आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दक्षिणी सवाई माधोपुर, दौसा, करौली के कुछ तहसीलें इसमें आ जाती है। ठीक है। आगे बात करें इसके जो फसलें कौन कौन सी होती है तो तिल, बाजरा, गेहूँ, सरसों, चना, मक्का, मूंगफली, जौ, जवार आपके इसमें महत्वपूर्ण फसलें हैं। आगे देखते हैं फोर्थ ए। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र आपके इसमें देखें तो ये फोर्थ ए में आते हैं। और इसका जो है वर्षा है वो 500 से 700 जो है आपके होती है। और इसमें ज़िले की बात करें तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। ठीक है। और अगर फसलें की बात करें तो मक्का, सोयाबीन, उड़द, जवार, गेहूँ, चना और सरसों इसमें होता है। अगर बात करें आगे हम बात करें फोर्थ बी जिसमें आता है आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। वर्षा की बात करें 600 से 750 mm। और ज़िलों को अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से इसमें आते हैं। और अगर हम फसल की बात करें तो मक्का, धान, रबी की जो कुछ क्रॉप्स, अरहर, सरसों, गन्ना और गेहूँ। आगे बात करें जो है फिफ्थ जिसमें आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, फिफ्थ में आता है। और अगर हम बात करें जो है इसमें वर्षा होती है वो होती है 750 से ऊपर। और इसमें जो ज़िले आते हैं वो बूंदी, कोटा, झालावाड़ व सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में, जिसे हम बोलते हैं फिफ्थ। ठीक है ना। ये आपके 10 जलवायु खंड थे राजस्थान के। और अगर हम इसमें फिफ्थ में बात करें अगर फसल की तो उसमें आता है गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, धान, उड़द, सरसों, तोरिया, कपास, गन्ना और अफीम। ठीक है ना। ये अपने 10 क्लाइमेटिक जोन राजस्थान के पूरे हुए। और अपन देखते हैं इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार आता है। एक तो इसमें क्वेश्चन आता है आपके क्लाइमेटिक जोन पूछ के उसमें ज़िला पूछ लेंगे। ठीक है, यहाँ से। या फिर ये नहीं आएगा तो आपकी ये नाम आएगा, जैसे कि इसका नाम क्या है। जैसे इसमें आया राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों में सुमेल नहीं है। तो कौन सा सुमेल नहीं है? तो उसमें देखते हैं अंतर्वर्ती जल निकासी मैदानी क्षेत्र जिसमें अपन आप पढ़ते हैं सेकंड बी। और ये बिल्कुल सही है, ये तो सुमेल है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र सेकंड ए को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, कहते हैं भाई। थर्ड को अगर हम देखें आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र का अगर हम देखें तो आपके आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र आ रहा है यहाँ। और ये सेकंड बी, तो ये भी सही है। आपके फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र फोर्थ बी, ये भी बिल्कुल सही है।
आगे देखिए सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट बी को कहते हैं, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें सारे ही सही हैं। तो अब अगर अपन इसमें एक भी चेंजेस देता तो आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि सुमेल नहीं है वो पूछा था। तो आप ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब मैं आपके कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपकी ये है विंड वैन है, क्या है ये विंड वैन। तो ये क्या होता है, जैसे एक तो पीछे ये हिस्सा होता है, आगे ये होता है। तो ये क्या दर्शाता है, इसका मतलब ये है अभी इधर हो रहा है, इसका मतलब है कि इधर से हवा चल रही है, इधर की ओर जा रही है। तो नॉर्थ से क्या चल रही है हवा, और किधर जा रही है, साउथ की ओर। तो ये इसको प्रदर्शित करता है, ये होता है आपके विंड वैन। ठीक है। दूसरा आपके हैं एनीमोमीटर, क्या है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है ना, एनीमोमीटर याद रखिए। तो इसमें क्या होता है, आपकी वायु का वेग ये ज्ञात करता है। जो ये आपके कटोरे जैसी बनी हुई ना, ये आपके ये घूमती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूमती है ऐसे। तो इससे क्या होता है, जैसे घूमती है तो यहाँ लगा हुआ है आपके, यहाँ एक LED लगी हुई है नीचे, आप इसमें दिख नहीं रहा, तो उसमें आपके वेग आ जाता है, कितना जो है वेग से आपकी हवाई चल रही है। तो आज का था ये टॉपिक। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।